Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of December 2022. 27 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग लाइक कर रहे हैं। कीप डूइंग दैट, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है क्रायो मैश। इट वॉज अ टर्म सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। आपको बताना है कि किस कंटेक्स्ट में क्रायो मैश आपने नाम सुना था। मैंने पढ़ाया था आप लोग को। ऑप्शंस आर सर्जिकल रिपेयर, बी रिस्टोरेशन ऑफ कोरल्स, सी प्रोटेक्शन फ्रॉम आयनाइजिंग रेडिएशन, या डी मेजरिंग पोल्यूशन लेवल्स। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी रिस्टोरेशन ऑफ कोरल्स। आपको याद होगा कोरल्स के रिस्टोरेशन के लिए मैंने आपको बताया कि क्रायो मैश टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, जिसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोरेशन होगा, है ना, कोरल से रिलेटेड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इनकोवैक। इनकोवैक जो इंट्रानेजल वैक्सीन आई है रिसेंटली, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन विद अ प्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन। तो एक रिकॉम्बिनेंट टाइप की वैक्सीन है ये, विद रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस जिसमें यूज किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड ओनली एज अ प्राइमरी डोज। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ न्यूज़ है। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। आसान सवाल है। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। आंसर का करेक्ट आंसर है सेकंड, जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको भारत बायोटेक और आपका वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने बनाया, ना कि आपका सीरम इंस्टीट्यूट ने। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडजमेंट सिने डाइन। एडजमेंट सिने डाइन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एडजमेंट सिने डाइन मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। मतलब कि किसी पार्लियामेंट की सिटिंग को आप इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए अगर आप टर्मिनेट कर दे तो। सेकंड स्टेटमेंट है, द पावर ऑफ एडजमेंट सिने डाइन लाइज विद द प्रेसिडेंट। एंड तीसरा है, नो सेशन ऑफ द हाउस कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजर्न्ड सिने डाई। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वन ओनली, 1 and 2 only, 1 and 3 only, या all of the above. Let me give you the answer now. The correct answer for this is 1 only. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, ये एडजमेंट सिने डाई होता है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि एडजमेंट सिने डाई करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। नहीं, ये पावर स्पीकर के पास है, जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और अगर स्पीकर चाहे तो किसी भी टाइम पे हाउस को बुला सकता है गैदर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है, कॉन्कॉक्टेड हिस्ट्री लेड टू अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी। तो कॉन्कॉक्टेड का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत, या कॉन्कॉक्टेड का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत। जैसे कि इनका ये कहना था कि हमारी हिस्ट्री को ऐसे शोकेस किया गया है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस ना हो। लेकिन हमारी इंडिया हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस हिस्ट्री है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक एग्जाम्पल है अपने आप में, ठीक है ना। तो ये सब प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ बोला, ये सब प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट वीर बाल दिवस जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, तो उसके अंतर्गत इन्होंने बोला। एंड फर्स्ट जो वीर बाल दिवस था, इट कम्मेमोरेटेड द मार्टिरडम ऑफ सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह कौन कौन से, साहिबजादास बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह। आप याद रखिएगा, साहिबजादास बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह को याद करने के लिए, उनको कमेमोरेट करने के लिए बेसिकली ये वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक मैंने इसमें अलग से न्यूज़ सोची कि मैं आपको सारे गुरुओं के बारे में बता दूं, सिख गुरुज के बारे में, ताकि आपको मतलब कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो बन जाए। पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल द गुरुज ऑफ सिख एंड ही फाउंडेड द सिख रिलीजन। एक तरीके से he introduced the concept of one god. he started the गुरु का लंगर। मेन चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया था गुरु का लंगर। एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। ही emphasized on the equality of women and rejected the path of renunciation. his teachings are composed in आदि ग्रंथ और ग्रंथ साहिब। तो आदि ग्रंथ में इन्हीं की टीचिंग्स जो है वो कंपाइल्ड है।
गुरु अंगद दूसरे गुरु थे. ही वॉज द सेकंड ऑफ ऑल गुरुज. ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ अ न्यू स्क्रिप्ट कॉल्ड गुरुमुखी. गुरुमुखी स्क्रिप्ट के जो इन्वेंटर है वो गुरु अंगद ही हैं. एंड पंजाबी स्क्रिप्ट मतलब इट वॉज रिटन फॉर्म ऑफ पंजाबी स्क्रिप्ट गुरुमुखी. याद रखिएगा, गुरु अंगद इसके लिए जाने जाते हैं. ठीक है ना. तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास. इंट्रोड्यूस द आनंद करज मैरिज सेरेमनी फॉर सिख. जो आनंद करज मैरिज सेरेमनी है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी गुरु अमरदास ने. एंड he abolished the custom of sati and parda system among the Sikh contemporary of Akbar. And इसके बाद गुरु रामदास भी contemporary of Akbar थे. And he founded Amritsar in 1577 on the land granted by Akbar. फोर्थ गुरु थे ये गुरु अमरदास. And he started the construction of Golden Temple या स्वर्ण मंदिर अमृतसर में उन्होंने स्टार्ट किया था. गुरु अर्जुन देव फिफ्थ गुरु थे, काफ़ी फेमस गुरु थे. ही कंपोज द आदि ग्रंथ इन 1604. आदि ग्रंथ आपको पता है कि एक स्क्रिप्चर है सिक्स का, काफ़ी फेमस है. कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल या श्री दरबार साहिब जिसको बोलते हैं. ही फाउंडेड द टाउन ऑफ तारण साहिब विच इज़ गोविंदवाल साहिब भी बोलते हैं इसको, या तारण साहिब बोलते हैं. ही रिक्वेस्टेड मियाँ मीर, मुस्लिम सूफी थे मियाँ मीर, टू ले द कॉर्नर स्टोन ऑफ हरमिंदर साहिब. हरमिंदर साहिब का कॉर्नर स्टोन जो है वो ले डाउन किया था मियाँ मीर ने. एंड अर्जुन देव ने उनको रिक्वेस्ट की थी. ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर ऑन द चार्जेस ऑफ हेल्पिंग प्रिंस खुसरो विद मनी एंड प्रेयर. एंड ही वॉज क्लेम्ड एज शाहिदान दे सरताज, शाहिदान दे तरताज, शहीदा दे सरताज, सॉरी, द क्राउन ऑफ द मार्टियर्स, शहीदा दे सरताज, याद रखिएगा. नेक्स्ट गुरु हरगोविंद थे. गुरु हरगोविंद जो थे, ही वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जुन देव. He transformed the Sikh into a military community and he was known as soldier saint. Soldier saint इनको बोलते थे, गुरु हरगोविंद को कहा जाता था. He waged wars against Jahangir and Shah Jahan and established Akal Takht and fortified the Amritsar. He established the Akal Takht. गुरु हर राय, फिर इसके बाद सेवन्थ गुरु थे गुरु हर राय. अवॉइडेड कन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब. इसके अलावा इन्होंने शेल्टर दिया था शाहजहां के सबसे बड़े बेटे तारा शिकोह को. ठीक है ना, याद रखेगा. गुरु हर किशन जो थे, ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिख गुरुज एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ गुरु एट द एज ऑफ 5. गुरु हर किशन, ही वॉज नोन एज गुरु एट द एज ऑफ 5 and he was summoned to Delhi by Aurangzeb under framed charges of anti-Islamic blasphemy. Then Guru Tegh Bahadur थे, बहुत famous थे गुरु तेग बहादुर. He established the town of Anandpur, executed at Delhi by Aurangzeb, and he was called Sacha Badshah. ठीक है ना. एंड लास्ट थे द 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह. ही वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर. ही बिकेम गुरु आफ्टर द मार्टरडम ऑफ हिज फादर. ही फाउंडेड अ वॉरियर कम्युनिटी नोन एज खालसा इन 1699. खालसा इन्होंने वॉरियर कम्युनिटी इन्होंने स्टैब्लिश की थी. अंडर खालसा ही चेंज सिख इनटू अ सेंट सोल्जर फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ. इंट्रोड्यूस अ न्यू राइट कॉल्ड पाहुल. पाहुल की जो शुरुआत है वो गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी. हेडक्वार्टर बनाया था मखवाल या फिर आनंदपुर, इसी को बोलते हैं. ही कंपाइल्ड अ सप्लीमेंट्री ग्रंथ. ही ज्वाइंड बहादुर शाह कैंप एज अ नोबल एंड ही वॉज द लास्ट सिख गुरु इन ह्यूमन फॉर्म. है ना. तो ये सारी जो फैक्ट्स थे ये सिख गुरुज के रिगार्डिंग था. आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको. क्रिएट इन इंडिया सेज द टास्क फोर्स ऑन गेमिंग एनिमेशन एंड VFX. तो याद रखेगा, एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कि गेमिंग एनिमेशन और VFX के रिलेटेड थी. इस टास्क फोर्स को हेड कौन कर रहा था, याद रखेगा, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनके सेक्रेटरी जो है अपूर्व चंद्रा. याद रखेगा, अपूर्व चंद्रा वॉज हेडिंग दिस टास्क फोर्स. और बहुत सारे सजेशंस है जो कि टास्क फोर्स ने दिए हैं. अब क्या क्या सजेशंस हम देखते हैं. तो क्रिएट इन इंडिया कैंपेन जो होनी चाहिए फॉर कंटेंट क्रिएशन. याद रखिएगा, कंटेंट क्रिएशन की बात की कि क्रिएट इन इंडिया टाइप का कैंपेन होना चाहिए एक्सक्लूसिवली फॉर कंटेंट क्रिएशन. इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स विच विल बी एम्ड एट अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एक हमको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ेगा फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स. और ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा को प्रोडक्शन ट्रीटीज एंड इनोवेशन इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स. मतलब कि हमको को प्रोडक्शन ट्रीटीज करनी पड़ेंगी और इनोवेशन कोलैबोरेशन के साथ हो पाएगा तो हमको इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और प्रोडक्शन ट्रीटीज भी करनी पड़ेंगी. इसके अलावा नेशनल एंड रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट बनाने पड़ेंगे. नेशनल सेंटर्स एंड रीजनल सेंटर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट.
इसके अलावा लेवरेजिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एट स्कूल लेवल पे ही क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो सके, इसके लिए हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी यूज़ लेना पड़ेगा। दीज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द टास्क फोर्स, जिसको का पूर्व चंद्रा जी हेड कर रहे थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा टास्क फोर्स ने ये भी रिकमेंड किया कि एक नेशनल AVGC एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन होना चाहिए, जिसका बजटरी आउटले होगा, क्रिएट किया जाएगा। का क्या होगा, नेशनल लेवल का AVGC, यानी कि जो ऑडियो विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक्स, AVGC हो गया, एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि NCERT को भी बुक्स क्रिएट करनी पड़ेंगी विच विल फोकस ऑन द रिलेवेंस ऑफ AVGC एंड अदर थिंग्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकमेंडेशन दी गई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग। न्यूयॉर्क में फिर फाइनली ये बॉम्ब साइक्लोन, जो मैंने आपको कल बताया था, बॉम्ब साइक्लोन आ सकता है। एलियट नाम का बॉम्ब साइक्लोन है, याद रखिएगा। यूएस में एलियट नाम का बॉम्ब साइक्लोन है जो क्या है, तो न्यूयॉर्क वाले रीजन में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेट मी शो यू द मैप एज वेल। अगर आप देखिए तो जो साइड है, कौन सी साइड है आपकी, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका बेसिकली जो है, जिसमें ये नोवा स्कॉशिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बॉस्टन दिख रहा होगा, मैसाचुसेट्स दिख रहा होगा, एंड इसके अलावा न्यूयॉर्क वाला रीजन हो गया। तो यहाँ वाले रीजन में ये ज़्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिला है। तो जो आपका ये आपका जो बॉम्ब साइक्लोन है, इसका जो इम्पैक्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अमेरिका के देखने को मिला है बेसिकली। और इसमें न्यूयॉर्क मैंने आपको बता दिया, बॉस्टन बताया, मैसाचुसेट्स बताया, है ना, नोवा स्कॉशिया वाला रीजन। तो ये सारे पार्ट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो आप मेरे साथ यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे देखिए। रिसर्चर्स वांट बीड़ी रोलिंग डिक्लेयर्ड हैजार्डस प्रोसेस। अब एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स है जिन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि बीड़ी रोलिंग को, जो बीड़ी रोलिंग का काम है, उसको आप हैजार्डस प्रोसेस में उसको कैटेगराइज करें एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करें जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्यों ऐसा कहा गया है, पहले हम देख लेते हैं। रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि जो लोग बीड़ी मेकिंग के काम में लगे हैं, तो 87% जो वर्कर्स हैं, दे रिपोर्टेड सिम्टम्स सच एज पेन इन द बैक, शोल्डर पेन, नेक पेन, नी जॉइंट, स्पॉन्डिलाइटिस, टायर्डनेस एंड बॉडी एक, ये उन्होंने सिम्टम्स बताए। इसके अलावा वर्कर्स हैड मस्क्यूलोस्केलेटल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, स्किन, कार्डियोवैस्कुलर, ओरल एंड आई डिसीजेज एज वेल। इसके अलावा जो विमेन वर्कर्स थी जो कि बीड़ी रोलिंग में थी, दे हैड मिसकैरेजेस एंड अबॉर्शंस, लोअर फर्टिलिटी रेट, हायर यूट्रीन प्रॉब्लम सॉरी, याद रखेगा। देन न्यूबॉर्न्स ऑफ द मदर्स जो थे विच वर इन्वॉल्व इन दिस वर्क वर 1.9 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एंड 1.7 टाइम्स एट हायर रिस्क फॉर स्मॉलर फॉर जेस्टेशनल एज। तो मतलब कोई स्टंटिंग, वेस्टिंग और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली ऐसे बच्चों में जो कि which were related to बीड़ी मेकिंग workers and all. इसके अलावा 87% of the children had headache and body pain besides respiratory issues such as cough, TB, asthma and giddiness. ये सारे इश्यूज भी देखने को मिले। अब इसी जो रिसर्च है इसके बेसिस पे WHO हैज़ कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग वुमेन वर्कर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड रिस्पिरेटरी डिसीजेज अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन एंड आयुष्मान भारत स्कीम्स। इट हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड क्लासिफाइंग बीड़ी रोलिंग वर्क एज हजार्डस प्रोसेस अंडर द नेशनल स्टेट लेवल लेजिस्लेशन। तो इसको हजार्डस वर्क में कैटेगराइज करने की बात भी कही जा रही है। प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स प्रसाद प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ स्लीव ऑफ फैसिलिटीज एट श्रीशैलम। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है प्रसाद प्रोजेक्ट को एट द टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर इन द पिलग्रिमेज टाउन ऑफ श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो टूरिज्म रिलेटेड फैसिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो इनॉग्रेट की गई हैं एट श्रीशैलम विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। वॉरशिप प्रोग्राम दैट मस्ट गो फुल स्टीम हेड। तो यहाँ पे वॉरशिप प्रोग्राम की बात चल रही है इंडिया की, कि इंडिया ने किस तरीके से डेवलप किया है। अब आप सबको पता होगा कि इंडियन नेवी चीफ जो एडमिरल हैं हरि कुमार जी, उन्होंने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि नेवी डे के दिन हुई थी 4 दिसंबर को, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन नेवी हैड पुट ऑन होल्ड इट्स प्लान्स टू बिल्ड अ सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। जो इनका इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर सेकंड जो इंडिजिनस होना चाहिए था,
विच विल बी लार्जर देन द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1, जो विक्रांत नंबर 1 पे था, अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसको होल्ड किया है उन्होंने प्रोग्राम को। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो ऐसा है कि हमको फुल फेज में ये डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन का काम करना पड़ेगा। इसके लिए ऑथर ने जो क्लासिफिकेशन बताए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के, पहला है इन टर्म्स ऑफ साइज़। साइज़ के टर्म्स में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको लाइट, मीडियम और लार्ज या सुपर कैरियर्स के रूप में डेजिग्नेट किया जा सकता है। लेट मी टेल यू वन बाय वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ के टर्म्स में जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैन बी क्लासिफाइड एज लाइट, मीडियम एंड लार्ज या सुपर कैरियर्स, ठीक है ना। लाइट होते हैं वो जो विच कैन कैरी अप टू 25 एयरक्राफ्ट, मीडियम वो होते हैं जो 30 to 50 एयरक्राफ्ट, एंड लार्ज वो होते हैं जो ओवर 90 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकें, ठीक है ना। दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो होता है रोल के रेफरेंस में। इन टर्म्स ऑफ रोल जो होते हैं, इन टर्म्स ऑफ रोल आपका होता है कैटेगराइज एज फ्लीट, एस्कॉर्ट, एयर डिफेंस, एम्फीबियस असॉल्ट एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो क्या रोल है उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं कि ये फ्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर है या एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, या एयर डिफेंस के लिए इसको बनाएंगे तो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट कैरियर है, कि एम्फीबियस है मतलब लैंड वाटर दोनों के हिसाब से है, कि एंटी सबमरीन है केवल सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें बेसिकली रूल के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मेथडोलॉजी टू लॉन्च में भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि आप मेथडोलॉजी में कैसे करेंगे। मेथडोलॉजी में आप बोलेंगे कि क्या ये कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी है, इसको कैटोबार बोलते हैं, कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैटोबार, स्टोबार, ये रिसेंटली टर्म्स न्यूज़ में थे, ये क्या है, तो याद रखिएगा ये मेथड्स ऑफ लॉन्च हैं, ये लॉन्च के मेथड्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे कैटोबार पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले कि स्टोबार क्या है, या वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्या है, वी स्टॉल जिसे बोलते हैं, वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग जिसे बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अलग अलग लॉन्च के मेथड्स होते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है INS विक्रांत। आप याद रखिएगा इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, विच इज़ ब्रिटिश बिल्ट, देन प्रेडिसेसर टू INS विक्रांत IAC-1, ठीक है ना। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, ब्रिटिश बिल्ड था, फिर हमने INS विक्रांत IAC-1 जो बनाया, इंडिजिनस बनाया। एंड ये कैटोबार टाइप लाइट कैरियर फ्लीट था, कैटोबार टाइप का यानी कैटापुल्ट का यूज़ किया जाता था, लेकिन अरेस्टेड रिकवरी, ठीक है ना। एंड INS विराट, इसके पहले का और INS विराट था। INS विराट जो है अब वो ब्रिटिश बिल्ट एट 28,000 टन, मतलब आप देखेंगे कि टनेज जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। पहला 19,000 टन तक ले सकता था, अब ये 28,000 टनेज का है। देन INS विक्रमादित्य विच वॉज रशियन बिल्ट, याद रखिएगा INS विक्रमादित्य जो है ये 45,000 टन्स का है। तो ये बट इट इज़ अ स्टोबार टाइप, ठीक है ना। और INS विक्रांत IAC-1 जो है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन द साइज, क्लासिफिकेशन, रोल एंड कैपेबिलिटी टू INS विक्रमादित्य। जो INS हमारा विक्रांत IAC-1 है ना, वो जो है अभी हमने जो पीछे वाले देखे सब पुराने हैं, मतलब कि जो INS विक्रांत ये ब्रिटिश बिल्ट है, INS विक्रांत विराट ब्रिटिश बिल्ट हो गया, फिर अभी ये IAC-1 जो है हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रांत IAC-1, ये हमारा सिमिलर टू विक्रमादित्य है इन द टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, रोल एंड कैपेबिलिटी, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड ऑथर ने कहा कि धीरे धीरे हमको टनेज बढ़ाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अमेरिका और चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना ने रिसेंटली, अगर आपको याद हो तो, फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वो डिस्प्लेस करेंगे ओवर 65,000 टनेज, है ना। एंड इसका जो थर्ड इंडिजिनसली डिज़ाइंड है, बिल्ट है, वो फ्यूजियन, वो डिस्प्लेस करेगा लगभग 85,000 टन्स, है ना। एंड ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हमको भी अपने टनेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो वही ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि हमको धीरे धीरे, वैसे हम एलीट ग्रुप में हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस, US इस वाले एलीट ग्रुप में है, लेकिन फिर भी हमको और ज़्यादा चाइना और इन सबको देखते हुए हमको अपने जो कैपेबिलिटीज़ उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा। आगे मूव करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव हिस्टोरिकल थिंकिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने बात किया है कि हिस्टोरिकल थिंकिंग कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑथर ने यहाँ पे सजेशंस दिए हैं, वो हम देख लेते हैं। सिटीजन्स को इक्विप करना पड़ेगा कुछ ऐसे टूल्स के साथ जो कि उनकी हिस्टोरिकल थिंकिंग को बढ़ाएं, है ना, ताकि वह इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें डेमोक्रेसी में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स अक्रॉस द एजुकेशन बोर्ड्स, मतलब जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है उनका अक्रॉस द एजुकेशन बोर्ड हम उनका एनालिसिस करें, उनको पढ़ें,
और हिस्टोरिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करें। हमको ये समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल थिंकिंग जो है वो बिल्कुल एबिस्मली लो है, दैट इज एबिस्मली लो, एंड देयर आर वेरियस फ्रेमवर्क्स दैट हैव बीन प्रूवन टू डेवलप स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल थिंकिंग। कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि SCIMC क्या है, समराइजिंग, कंटेक्चुअलाइजिंग, इन्फरिंग, मॉनिटरिंग एंड कोरोबोरेटिंग। ठीक है ना, SCIMC क्या है, समराइजिंग, कंटेक्चुअलाइजिंग, इन्फरिंग, मॉनिटरिंग एंड कोरोबोरेटिंग। और दूसरा एक मेथडोलॉजी है ARCH क्या है, असेसमेंट सेंटर फॉर हिस्ट्री, असेसमेंट सेंटर फॉर हिस्ट्री और द हिस्टोरिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड्स आर्टिकुलेटेड बाय गैरी नैश एट ऑल। तो गैरी नैश ने कुछ हिस्टोरिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं असेसमेंट सेंटर फॉर हिस्ट्री के, एंड दे हैव बीन देयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल थिंकिंग। तीसरा इन्होंने बनाया है स्टूडेंट्स इंगेज इन एक्टिविटीज ड्रॉ अपॉन स्किल्स इन 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल थिंकिंग, जिसमें उन्होंने 5 तरीके की हिस्टोरिकल थिंकिंग में स्टूडेंट्स के अंदर स्किल डेवलप करने की बात की है। क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग, हिस्टोरिकल कॉम्प्रिहेंशन, हिस्टोरिकल एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कैपेबिलिटीज, हिस्टोरिकल इशूज एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे हमको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, चाहे हिस्टोरिकल थिंकिंग हो, क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग हो, हिस्टोरिकल कॉम्प्रिहेंशन हो, हिस्टोरिकल एनालिसिस हो, हिस्टोरिकल रिसर्च कैपेबिलिटीज, हिस्टोरिकल इशूज एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे एक कमेटी की भी बात की है, एक सर्कुलर जारी किया गया था एक कमेटी के द्वारा 2021 में। उस कमेटी ने कहा था कि अनहिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड डिस्टॉर्शंस जो हैं उनको हटाना है हमारे नेशनल हीरोज से लेकर के। इसके अलावा इक्वल प्रपोर्शनेट रेफरेंसेस फॉर टू ऑल पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो हमारे सारे पीरियड्स हैं इंडियन हिस्ट्री का। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुगल को हम ज़्यादा टाइम दें और हम सतवाहनास को कम टाइम दें, तो ऐसा नहीं करना है। हम जितने भी पीरियड हैं हिस्ट्री के उन सबको बराबर वैल्यू दें, एंड हाईलाइट द रोल ऑफ ग्रेट हिस्टोरिक वुमेन हीरोज़। ये सारा सर्कुलर में आया था। अब ऑथर ने कहा ये सर्कुलर रिलीज तो किया गया था, लेकिन इस सर्कुलर में सब बातें कहेंगे, लेकिन इस कमेटी जो थी इसको जिसने सर्कुलर रिकमेंड किया था उसमें एक भी विमेन मेंबर नहीं थी। ऑथर ने कहा कि आपने रिकमेंड तो किया लेकिन आपके कमेटी में ही इतना वो नहीं था, है ना। इसके अलावा सर्कुलर में और कुछ चीज़ें भी थी, जैसे कि यूज़ ऑफ एडटेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा फॉर कंटेंट डिलीवरी, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट को कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, है ना, कि ये इंक्लूसिव नहीं थी, प्लस बहुत ज़्यादा इसमें सोचा नहीं गया था। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है उसका जो 81st सेशन है वो होने वाला है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में। ठीक है ना, तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का जो 81st सेशन है वो कब होगा, दिसंबर 27-29 के बीच में होगा और 2022 में, एंड ये होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में चेन्नई। ठीक है ना, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, द हाउस रिपोर्ट ऑन कैपिटल अटैक। अब यहाँ पे आपको पता है यूएस में जो कैपिटल अटैक हुआ था उसके रिगार्डिंग है ये। अभी रिसेंटली एक रिव्यू किया गया है ना, और उस रिव्यू में इन्होंने एलिगेशन जो है उसको जस्टिफाई किया है, और ये एलिगेशन उन्होंने जो यूएस की हाउस सेलेक्ट कमेटी थी उसने फाइनल रिपोर्ट रिलीज़ की कैपिटल अटैक के ऊपर, एंड रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पर्पजली डिसैमिनेट किया फॉल्स एलिगेशन को फ्रॉड रिलेटेड टू 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एंड इसके कारण ही ये पूरा जो अटैक हुआ कैपिटल, उसमें अटैक हुआ कैपिटल हॉल में, वो सब इसी कारण से हुआ। एंड द कमिटी रिकमेंडेड 4 क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे एडिंग एंड इंसरेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड ऑफिशियल प्रोसीडिंग, कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड द यूएस एंड कॉन्स्पिरेसी टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि 14th अमेंडमेंट के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को बार कर दिया जाए फ्रॉम एवर होल्डिंग अ फेडरल स्टेट ऑफिस अगेन। कोई भी फेडरल या स्टेट ऑफिस द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ना होल्ड कर सके। ठीक है ना, याद आपको रखना है। दूसरा जो यहाँ पे आर्टिकल है, व्हाट इज दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन रू हाफजा ट्रेडमार्क। तब ये रू हाफजा ट्रेडमार्क के ऊपर एक दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। देखो हुआ क्या था मैं आपको बता दूं। देखो ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक डिस्टिंक्टिव साइन होता है या इंडिकेटर होता है विच इज यूज्ड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर्स। ठीक है ना, दूसरों से अपने आप को अलग करने के लिए आप ट्रेडमार्क लेते हैं, एक डिस्टिंक्टिव साइन या इंडिकेटर होता है।
ठीक है ना। और ये आपकी बैच ऑफ ओरिजिनलिटी को जस्टिफाई करता है, इट जस्टिफाइज योर बैच ऑफ ओरिजिनलिटी। अब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट अगर कोई करता है तो ये अनऑथराइज यूज़ अगर आपके साइन का हो रहा है या आपके नाम का अनऑथराइज यूज़ हो रहा है तो वो भी ट्रेडमार्क वायलेशन में ही आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिस्प्यूट ये था कि रूअफ़ज़ा के मैन्युफैक्चरर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट पे एक पिटीशन लगाया सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट, जिन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था दिल अफ़ज़ा, उन्होंने दिल अफ़ज़ा बनाया। तो यहाँ पे रूअफ़ज़ा का ये कहना था कि भैया रूअफ़ज़ा एक बहुत फेमस ब्रांड है शरबत का, और यहाँ पे इतना फेमस है कि इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और इसके नाम के शब्दों के जो वर्ड्स हैं उनका मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बोला कि हाँ, चूंकि ये ट्रेडमार्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क। स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रेडमार्क जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा जाना जाता हो और वेल नोन हो। तो हाई कोर्ट ने इसलिए कहा कि इसमें हाई डिग्री ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी और ये वेल नोन है और इसको डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्गर ट्रेडमार्क है रूअफ़ज़ा, इसलिए आप दिल अफ़ज़ा इस तरीके से नाम अपना नहीं रख सकता है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय दी रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि प्रोडक्ट लो प्राइस्ड है इसलिए लोग ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, इसलिए भी ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा चेक नहीं करेंगे अगर सस्ता प्रोडक्ट है तो, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, एक्सपीडाइट द क्लासिफिकेशन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स इन कोटा लिस्ट, पैनल टेल्स सेंटर। तो यहाँ पे पैनल ने कहा है, पार्लियामेंट्री पैनल और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट डिले कर रही है। लगभग 260 डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि SC ST OBC लिस्ट में आनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनको लाया नहीं गया है। जब लाया नहीं गया तो उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है स्कीम्स का। जैसे एक सीड स्कीम है। सीड स्कीम क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, ये 2022 में ही लॉन्च हुई है और ये यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। उनका एम क्या है? प्रोवाइडिंग फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग असिस्टेंस एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स, ये सब इनको प्रोवाइड करना है टू द डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड ऑल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब एक सवाल आता है कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती क्या है। देखो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने 1871 में एक एक्ट पास किया। ब्रिटिशर्स ने एक्ट पास किया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। 1871 में ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट निकाला और उसमें कहा कि कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो बाय बर्थ क्रिमिनल है, ठीक है ना। सोचो कितने ज़्यादा साले वो थे कि कुछ ट्राइब्स बाय बर्थ क्रिमिनल्स हैं और इन ट्राइब्स को उन्होंने नोटिफाइड ट्राइब्स बोला। जो ट्राइब्स इस लिस्ट में नोटिफाई हुई उनको क्या कहा गया? नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है ना। बाद में जब इनको इस लिस्ट से हटाएगा तो फिर ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स बन गई, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कौन सी ट्राइब्स होती है? जो कि मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रादर देन लिविंग एट वन प्लेस। अब एक नेशनल कमीशन बनाई गई फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई 2006 में। 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा की गई। इसको हेड किया था बालकृष्ण सिद्धराम रेनके ने, याद रखिएगा, रेनके कमीशन बोलते हैं या बालकृष्ण सिद्धराम रेनके। एंड उन्होंने सबमिट की रिपोर्ट 2008 में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ट्राइब्स जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। रेनके कमीशन थी इसकी याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसको याद रखना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो रेनके कमीशन के बारे में बता दिया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। NCPCR वॉन्ट्स NGOs ओवर डिपिक्शन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन फॉर फंड रेजिंग। तो NGOs को उन्होंने NCPCR ने कहा है कि आप जो वल्नरेबल चिल्ड्रंस हैं उनकी इमेजेस, उनके फोटोज़ का यूज़ ना करें फॉर फंड रेजिंग एंड ऑल, ठीक है ना। जो वल्नरेबल चिल्ड्रंस हैं उनकी इमेजेस का। NCPCR आपको पता होगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि 2007 में बनी थी, 2007 में बनी थी। एंड इसका एक एक्ट भी था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो 2005 का एक्ट है, बॉडी 2007 में बनी है, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। 0 से 18 को चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा गया है। और आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन भी है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि 1989 में था, रेटिफाई किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1992 में, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन भी है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, नवंबर 1989, एंड रेटिफाई किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1992 में। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। NCPCR जो है एस्टैब्लिश हुई 2007 में, एक्ट 2005 का है। कंपोजिशन 1+6 है, यानी कि एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं। एटलीस्ट 2 मेंबर्स शुड बी वुमेन, ऑल ऑफ देम अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 3 years। मैक्सिमम एज जो है वो 65 चेयरमैन के लिए और 60 years फॉर मेंबर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे।
सेंटर मैंडेट्स यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ मनरेगा अटेंडेंस। अब मनरेगा की जो अटेंडेंस है वो 1 जनवरी 2023 से ऑनलाइन हो जाएगी, पूरी डिजिटल फॉर्म में हो जाएगी, एंड 1 जनवरी से पूरा डिजिटल फॉर्म में। इसके लिए ये उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए उन्होंने स्टार्ट किया पायलट प्रोजेक्ट टू कैप्चर द अटेंडेंस वाया मोबाइल एप्लीकेशन। और इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये किसके लिए है? मनरेगा के लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, उसको आप लिख लेना नोट्स में। काफ़ी इसके क्रिटिक भी काफ़ी है, लेकिन आप ये सब नोट करके तो लिखो। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।